गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से किन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है? जो कल क्लास हुई थी वो आप लोगों ने अटेंड नहीं किया। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की हुई है। येस्टरडे फ्रेम में रखना यार। येस्टरडे वाज आवर फर्स्ट क्लास जहां पे हमने टैक्सेशन के बारे में बहुत बेसिक से बातें की थी। उन्हीं बातों को अभी एक बार दोहराएंगे और उन्हीं बातों के बेसिस पे फिर आगे के डिस्कशन को हम आगे देखेंगे। गुड मॉर्निंग और वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो। सबसे पहली चीज, हम लोगों ने कल की क्लास में बात ये की थी कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन का रेलेवेंस क्या है, ये चीज इकोनॉमी में क्यों प्रिवेल करती है और एज अ बिजनेस प्रोफेशनल हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहली चीज, एक कंट्री होती है, एक इकोनॉमी होती है। उस इकोनॉमी को चलाने के लिए जो भी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। और वो पैसा किस फॉर्म में आता है? वो पैसा टैक्सेस के फॉर्म में आता है। तो हमने कहा था टैक्सेस कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। और टैक्सेस से आने वाले कलेक्शन को गवर्नमेंट किन कामों के लिए इस्तेमाल करती है? इकोनॉमी को चलाने के लिए। जो गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है उसके लिए कलेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमने एक और चीज कही थी कि हमारा जो टैक्सेशन है वो कैसा लेवी है, मतलब ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है, या फिर मैंडेटरी या कंपलसरी है। मैंडेटरी है, कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते जी कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और कल को किसी सिचुएशन में आप ये कहते हो मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे टैक्स भी लगता है, चलो इस बार जाने दो, अगली बार से टैक्स ले लेना। तो गवर्नमेंट कहेगी ये चीज भी नहीं चलेगी। इस बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फाउंडेशन के लॉ में एक बात पढ़ी थी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगली चीज मेरे पास आती है कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के टैक्सेस होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जहां पे उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। कल हमने थोड़ी सी टेक्निकल बातें यहां पे देखी थी। हमने कहा था दो पॉइंट होते हैं, एक होता है टैक्सेशन में कि लाइबिलिटी किसके ऊपर है और दूसरा बर्डन किसके ऊपर है। दो वर्ड हमने डिस्कस किए थे। लाइबिलिटी का मतलब क्या? लाइबिलिटी का मतलब सरकार को पैसा जमा कराने के लिए कौन जिम्मेवार है। इनके सरकार को पैसा नहीं मिला तो सरकार किसको नोटिस इशू करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। और बर्डन ऑफ टैक्स मतलब कि टैक्स के लगने की वजह से किसके रिसोर्सेज जो है वो इंपैक्ट होते हैं। फाइनेंशियली कौन इंपैक्ट होता है टैक्स के लगने से, उसे हम बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स। तो आप लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। तो हमने इसी बात को थोड़ा सा डीप में देखा था कल की क्लास में। हमने कहा था डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है वही इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बियर करता है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है? सेम पर्सन पे होता है। इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। रही बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिस्पेक्ट में हमने ये बात कही थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो पर्सन गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है वो उसे अपनी जेब से पे नहीं करता, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो अल्टीमेट कस्टमर पे पास करता है। कस्टमर से टैक्स लिया और बाद में गवर्नमेंट को दिया। तो हमने कहा जी इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जहां पे बर्डन ऑफ टैक्स और लाइबिलिटी टू पे टैक्स सेम पर्सन पे नहीं है। क्या है? अलग अलग है। जो भी गुड्स का सेलर है या जो भी सर्विसेज का प्रोवाइडर है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर से जब अपने गुड्स या सर्विस की वैल्यू लेता है तो उसके साथ साथ टैक्स का अमाउंट भी लेता है, और वो टैक्स का अमाउंट सरकार को जमा करता है। अल्टीमेटली पैसा जाता किसकी जेब से है? एंड कस्टमर की जेब से जाता है। बट एंड कस्टमर खुद गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं जमा करा के आता। कस्टमर ने जो टैक्स सेलर को दिया है या सर्विस प्रोवाइडर को दिया है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो इन अ वे आई कैन से कस्टमर इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट द कस्टमर इज नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, ही इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। तभी इस टैक्स को क्या नाम दिया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। इसी चीज को हम थोड़ा सा टेक्निकल मैनर में बोले तो हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहां पे जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वही इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बियर करेगा। दैट इज वाई इसका बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहां पे जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वो अपनी खुद की पॉकेट से पे नहीं करता है, वो सामने वाले पर्सन से टैक्स रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब वो तो एक इंटरमीडियरी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। टैक्स अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से जाता है? कस्टमर की पॉकेट से जाता है। हमारे पास डायरेक्ट टैक्स का सबसे प्राइम एग्जांपल इनकम टैक्स। आपकी कमाई पे आपका टैक्स, ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वही इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल बर्डन भी बियर करेगा। इसके बाद आज की डेट में मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे प्राइम एग्जांपल जीएसटी। कि आप किसी भी सेलर से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी गुड्स या सर्विस लेके आएंगे तो वो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर आपसे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो लेगा ही लेगा, साथ के साथ एक एडिशनल पैसा और लेगा। किसके नाम से? टैक्स के नाम से। और वो पैसा लेके गवर्नमेंट को जमा कराएगा।
फिर हमने एक और डिस्कशन किया था, हमने किया था कि एक मेरे पास होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और एक मेरे पास होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। एक छोटा सा डिस्कशन हमने किया था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हमने क्या कहा था, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता है, टैक्स का रेट। क्या इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, टैक्स का रेट। ये एक सिंपल सी थियरी पे बेस्ड है कि इकोनॉमी में लोगों की इनकम में ना इनइक्वालिटीज हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसा कम कराते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है देयर हैज टू बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो बहुत हाई इनकम क्लास है उससे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लो इनकम क्लास तक हमें पास ऑन कराने पड़ेंगे ताकि सोसाइटी के अंदर सबका वेलफेयर हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर कि अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं तो गवर्नमेंट उस चीज को कैसे टैकल करती है। गवर्नमेंट रिच लोगों पे क्या लगाती है, टैक्सेस, और पुअर लोगों को क्या देती है, बेनिफिट्स या सब्सिडीज। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक यही टैक्सेशन है जहां पे रिच लोगों से हायर रेट ऑफ टैक्स लिया जाता है एंड पुअर लोगों से लोअर रेट ऑफ टैक्स लिया जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ने किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस पे कोई कमोडिटी पे रेट फिक्स कर दी है। अब चाहे सामने वाले पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस चाहे कितना ही हो, अल्टीमेटली यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे गवर्नमेंट ने बोला हुआ मोबाइल फोन्स पे 18% का जीएसटी है। आप चाहे 20,000 का मोबाइल फोन ले लो, चाहे आप 1.5 लाख का मोबाइल फोन ले लो, सभी पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 18% है। इसके बाद लैपटॉप पे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जीएसटी रेट 18% है। तो आप चाहे 40,000 का लैपटॉप ले लो, चाहे आप 3 लाख का लैपटॉप ले लो, दोनों पे क्या सेम है, रेट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली क्या वेरी होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स, बट क्या चीज सेम रहती है, रेट ऑफ टैक्स। तो एक मेरे पास होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और एक मेरे पास होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हम क्या कहते हैं, जो रिच पीपल होते हैं दे पे हायर रेट्स ऑफ टैक्स एंड पुअर पीपल पे लोअर रेट्स ऑफ टैक्स। एंड हम रिग्रेसिव टैक्सेशन में कहते हैं दैट द रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम इन केस ऑफ ऑल पर्सन्स। ये बात हमने सब पिछली क्लास में क्लोज की थी। अब एक चीज बताइएगा जी, टैक्सेशन का जो लॉ है वो टैक्सेशन का लॉ आपके हिसाब से स्टैग्नेंट रहता है, मतलब टाइम एंड टाइम सेम रहता है, या रेगुलर बेसिस पे इसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। इट इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, रेगुलर बेसिस पे इसमें चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस आते कैसे हैं, तो चेंजेस आने के लिए प्राइमरली हमारे पास साल में एक इवेंट आता है, वो कहलाता है क्या, बजट। कल भी हमने बात की थी कि आपको क्या लगता है बजट, इज इट अ प्री एक्सरसाइज या इज इट अ पोस्ट एक्सरसाइज। बजट का मतलब होता है कोई भी चीज जो होने वाली है उसको पहले से फोरकास्ट करना, उसके बारे में अपनी एस्टिमेशंस लगाना। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले गवर्नमेंट भी ये चेक करती है कि हम आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना तो कलेक्शन कर लेंगे और कितना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में खर्च करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपना एक बजट बनाती है और वो जो बजट है वो साल में एक बार जनरली आता है। अब मैंने आपको पहले बोला बजट कैसी एक्सरसाइज है, ऑनलाइन जवाब नहीं आया मेरे पास, बजट कैसी एक्सरसाइज है, ये चीज अगर बजट कैसी एक्सरसाइज है, पोस्ट या प्री, प्री एक्सरसाइज है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले क्या आएगा, बजट आएगा। तो इंडिया में बजट के जो डेट आज के डेट में सेट की हुई है वो है 1 फरवरी। हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उससे 2 महीने पहले 1 फरवरी को बजट आ जाता है, ताकि उस बजट में गवर्नमेंट बता दे कि आगे आने नए फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज रहने वाली है, जिसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट जो है वो आपको लॉ बताएगी और आप उस लॉ को पढ़िए, जिसके बेस पे आप देखिए आपका क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट रहेगा आगे आने वाले साल में। ये सारी बातें जो है ना वो 5 में से 4 साल के लिए सही है, लेकिन 5वें साल में ना थोड़ी सी चीजों में वेरिएशन होता है। जैसे वेरिएशन अभी 2024 के अंदर ही हुआ है। हमारे पास इंडिया में यूनियन इलेक्शंस जो होते हैं वो कितने ड्यूरेशन पे होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो जनरली 5 साल में एक बार। अब इंडिया के अंदर जो इलेक्शन का कैलेंडर सेट किया हुआ है ना, वो इलेक्शन का कैलेंडर सेट किया हुआ है अप्रैल और मई के मंथ में। और आपने तो देखा ही है 2024 में अप्रैल और मई के मंथ में इलेक्शंस भी हुए। आप में से जिन भी लोगों की एज 18 एंड अबव है, शायद आप अपना वोट कास्ट करने भी गए होंगे उस टाइम पे। अब बात क्या है, फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर हैज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल। लेकिन इलेक्शन तो अभी होंगे और इलेक्शन होने के बाद क्या पता सेम गवर्नमेंट रिपीट हो, क्या पता गवर्नमेंट चेंज हो जाए, क्या पता सेम गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि जिस भी साल इलेक्शन होते हैं उस साल 2 बजट आते हैं। एक बजट आता है मेरे पास बिफोर इलेक्शन और एक बजट मेरे पास आता है आफ्टर इलेक्शन। बजट बिफोर इलेक्शन कौन प्रेजेंट करता है, तो वो प्रेजेंट करता है जो पहले वाली गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो। और उसके बाद बजट के इलेक्शंस के बाद जो हमारी नई गवर्नमेंट बनती है उसमें जिस पर्सन को फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज मिलता है वो इलेक्शन के बाद वाला बजट प्रेजेंट करता है। ये दोनों बजट एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि होता क्या है
फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या पॉलिसीज रहेंगी। साथ के साथ एक चीज और है, जब नई गवर्नमेंट बन चुकी है और नए फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज आ चुके हैं तो उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमी को मैनेज करने की, तो उन्हें भी अपना काम करने का मौका मिलता है। जैसे मैं इस बार बोलूं तो मेरे पास एक बजट आया था 1 फरवरी 2024 को और एक मेरे पास बजट आया है 23 जुलाई 2024 को, और ये दोनों बजट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेशन सिस्टम बता के गए हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब नेक्स्ट बजट कब आएगा, तो नेक्स्ट बजट मेरा आएगा 1 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट बजट कब आएगा, 1 फरवरी 2025 को, और वहां पे जनरल लॉ लग जाएगा। एंड जनरल लॉ के हिसाब से बजट कैसी एक्सरसाइज है, प्री एक्सरसाइज है या पोस्ट एक्सरसाइज है, प्री एक्सरसाइज है। तो जो मेरा 1 फरवरी 2025 को बजट आएगा वो अल्टीमेटली कौन से फाइनेंशियल ईयर पे लागू होगा, तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे लागू होगा। ऐसी फिर मेरा 1 फरवरी 2026 को बजट आएगा, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर पे लागू होगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27 पे लागू होगा। फिर हम 2029 की बात करें, 2029, तो उस साल दोबारा क्या आने की उम्मीद है, दो बजट, एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। अब कल एक और मेरा डिस्कशन आपके साथ हुआ था, एक बजट मेरे पास इलेक्शन से पहले आया और एक बजट मेरे पास इलेक्शन के बाद आया। अब आगे आने वाले 5 साल में एक फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं जिन्होंने इलेक्शन के बाद अपना बजट प्रेजेंट किया है। अगर इन दोनों में से मेरे को किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हुई, अगर किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना रहा, तो आपके हिसाब से कौन से बजट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जो इलेक्शन से पहले आया है या जो इलेक्शन के बाद आया है? कौन सा वाला? बाद वाला। बाद वाला क्यों? क्योंकि ये नई सरकार ने पेश किया है, ये नई गवर्नमेंट है जो अगले 5 साल तक टिकने वाली है, ये नए फाइनेंस मिनिस्टर है जो अगले 5 साल तक इकोनॉमी का चार्ज लेंगे, तो उनकी बात को ऊपर रखना पड़ेगा। अब बात क्या होती है, जिस साल में मेरे पास बजट आते हैं 2 बार, उस साल एक बजट को बोला जाता है इंटरिम बजट और एक बजट को बोला जाता है फाइनल बजट। तो कौन से बजट को बोला जाए फाइनल बजट, जो इलेक्शन से पहले वाला है या इलेक्शन के बाद वाला है? बाद वाला, इसे बोला जाता है फाइनल बजट। और जो इलेक्शन से पहले वाला है उसे क्या बोलेंगे? इंटरिम बजट। इंटरिम पता है क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट भी ये समझती है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के बाद वोट्स हो पड़ेंगे, वोट्स के बाद नई गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट के बाद नए फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं। जब तक ये काम नहीं होता है, जब तक ये इलेक्शंस कंडक्ट होना, गवर्नमेंट का बनना, दोबारा कैबिनेट बनना, नया फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट होना, जब तक ये काम नहीं होता है, इन द मीनवाइल आप इस बजट से क्या करो, काम चलाओ। इंटरिम का मतलब क्या? समथिंग विच इज नॉट फाइनल। कई बार आपने सुना ना, कोर्ट के अंदर भी कोई केस जाता है तो कोर्ट को अपना फाइनल डिसीजन लाने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक कोर्ट क्या दे देता है? इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब अभी ये चेंज हो सकता है। इंटरिम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट फाइनल। आपने कंपनी के रिस्पेक्ट में डिविडेंड्स पढ़े हुए हैं, डिविडेंड्स की बात पढ़ी हुई है। डिविडेंड आइडियली कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होती है, प्रॉफिट फाइनलाइज होता है, उसमें से प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है। किसके फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन अगर कंपनी साल के बीच में शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड बांटना चाहे तो जो एजीएम से बीच में, एजीएम से पहले या 2 एजीएम्स के बीच में डिविडेंड बांटा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इंटरिम डिविडेंड। तो इसी तरह से इलेक्शन से पहले वाला जो बजट आता है इंटरिम बजट आता है, और इलेक्शन के बाद वाला जो बजट आता है वो क्या आता है? फाइनल बजट आता है। तो हमारा क्लास में जो डिस्कशन चलेगा ना, वो हमारा क्लास में डिस्कशन चलेगा बजट 2024 पे। इंटरिम बजट में तो कुछ खास आया ही नहीं था, लेकिन फाइनल बजट के अंदर काफी सारी चीजें आई हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें क्लास में डिस्कस करनी रहेगी। हम इनकम टैक्स के अंदर जो भी कहानी क्लास में करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ऊपर होगी, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ऊपर कौन सा बजट एप्लीकेबल है? इलेक्शन से पहले वाला भी और इलेक्शन के बाद वाला भी। अगली चीज, पहले सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम साल में 2 बार होते थे, अब आज की डेट में सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है वो कितनी बार कर दिए गए हैं? 3 बार कर दिए गए। जब आपके एग्जाम्स 3 बार कर दिए गए हैं तो ये तो चीज आप भी समझते हैं कि हमारे पास एक बजट एग्जाम में कितनी बार आएगा, तो हमारे पास एक बजट एग्जाम में 3 बार आएगा, या एक फाइनेंशियल ईयर एग्जाम में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। अब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपके 3 अटेम्प्ट तक सीए में एप्लीकेबल रहेगा। मई 25, इसके बाद सितंबर 25 एंड लास्ट में जनवरी 26। 3 अटेम्प्ट के लिए ये वाला फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा। कल जब मैंने ये बातें बताई तो मेरे पास
एक छोटा सा कंसर्न आया कि सर हमारे एग्जाम तो मई 2025 में होने हैं। जब मई 25 में पेपर होने हैं तो उस टाइम तक तो बजट 2025 आ चुका होगा, हमसे वो वाला बजट क्यों नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, हमसे बजट 2024 क्यों पूछा जाएगा? आप लोगों के पेपर मई में है, आपको टैक्सेशन की तैयारी आज करनी है। आज मेरे पास हाथ में कौन सा बजट अवेलेबल है? 2024। अगर आप कहोगे मई 25 में बजट 2025 पढ़ाया जाए तो उसके लिए तो फिर टैक्सेशन आप फरवरी 2025 से पहले पढ़ ही नहीं सकते। मई में पेपर है और फरवरी के अंदर टैक्सेशन का सिलेबस थोड़ी ना स्टार्ट किया जाएगा। आपका टैक्सेशन का सिलेबस तो आज स्टार्ट किया जा रहा है और आज मेरे पास हाथ में कौन सा बजट अवेलेबल है? बजट 2024 या 25? 24। तो हमारा बजट 2024 में क्लास में डिस्कशन चलेगा और इस बार बजट के अंदर काफी पॉइंट्स में चेंजेस हैं। हमने कल भी बात की थी कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में दो डिसिप्लिन एरियाज है, एक है डायरेक्ट टैक्सेस 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और एक मेरे पास है इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 मार्क्स का, दोनों 50-50 मार्क्स के। आपको इंटरमीडिएट में दोनों की नॉलेज मिलेगी और फाइनल में जाके आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के ऊपर या दोनों डिसिप्लिन एरियाज पे 100 मार्क्स के इंडिपेंडेंट पेपर मिलेंगे। सीए फाइनल का पेपर नंबर 4 इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड पेपर नंबर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम अपने सिलेबस की शुरुआत जो है वो शुरुआत करेंगे इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स जो भी आपने पैसा कमाया है उस कमाई पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई आप कमाई कर रहे हो तो वो कमाई के साधन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सेटअप किए होंगे। आज की डेट में अगर आप सीए बनते हो, सीए बनने के बाद आप अपना जॉब करते हो, अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक चीज देखना, आईसीआई नाम की बॉडी किसने सेटअप की है? गवर्नमेंट ने सेटअप की है। ऑल ओवर इंडिया लोगों को बिजनेस करने की परमिशन किसने दी हुई है? गवर्नमेंट ने दी हुई है। उन बिजनेस में लोगों को आप हेल्प करते हो, वो आपका एरिया ऑफ वर्क भी किसने डिफाइन किया हुआ है? गवर्नमेंट ने किया हुआ है। आप लोग ये सुनते हो कि सीए टैक्स कंसल्टेंसी देगा, इसके अलावा सीए ऑडिट करेगा, तो ऑडिट का जो लॉ है या ऑडिट से जुड़े हुए सारे रेगुलेशंस वो किसने अनाउंस किए हुए हैं? गवर्नमेंट ने। किसने पावर दी है कि ऑडिटिंग का लॉ, ऑडिट जो है वो सीए कर सकता है, वो भी किसने दिया है? गवर्नमेंट ने। जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां पे आपको सीखने के लिए मिलेगा सीए कैन एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। तो आपका स्कोप ऑफ वर्क जब गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, आपके इनकम के जरिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, तो जो आप पैसा कमाओगे उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आज मानो डॉक्टर पैसा कमा रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सारा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है नीट का, उसके बाद की पढ़ाई, उसके बाद और आगे मास्टर्स की पढ़ाई, सब किसने ले डाउन किया हुआ है? गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हॉस्पिटल्स है या किसी भी डॉक्टर को क्वालिफिकेशन मिल गई, वो भी किससे ऑथराइज्ड है? गवर्नमेंट से। तो इसीलिए आपको अपनी कमाई पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आज जो हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही रिफाइंड तरीके से है। रिफाइंड तरीका मतलब ये इनकम टैक्स अनऑर्गेनाइज मैनर में पहले भी लगता था। आपके साथ जो इनकम टैक्स का लॉ डिस्कस किया जाएगा क्लास में, वो मेरे पास एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसा नहीं है कि 1960 से पहले इंडिया में इनकम टैक्स नहीं लगता था, उससे पहले भी इनकम टैक्स लगा करता था। उससे पहले भी हमारे पास एक प्री इंडिपेंडेंस का हमारे पास इनकम टैक्स लॉ था जो ब्रिटिशर्स लगाते थे और बाद में उनके जाने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया था। बल्कि अगर इसकी हिस्ट्री को ट्रैक किया जाए तो एशियंट इंडिया में किंगडम रूल हुआ करता था और वहां पे एक पर्सन थे, बहुत ही लर्नड पर्सन थे, कौटिल्य। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया था और वो डॉक्यूमेंट का नाम था अर्थशास्त्र। कल भी मैंने इसका रेफरेंस दिया था। अर्थशास्त्र इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहां पे वो कहते थे कि किंगडम को अगर तरीके से चलाना है तो किंगडम को इसके बदले क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे कहां से आएंगे? जो किंगडम में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को क्या करना रहेगा? पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो अनऑर्गेनाइज मैनर में पहले चलता था, वही चीज आज की डेट में ऑर्गेनाइज मैनर में टैक्सेशन है। अगर आप एक इकोनॉमी में रहते हैं तो आप बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उसके लिए आपको बदले इकोनॉमी में पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कोई पैसा नहीं देना चाहेगा, इसलिए गवर्नमेंट आप पे जबरदस्ती लगाएगी और जबरदस्ती लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। तो ये एक तरह से टैक्स पैदा किया गया है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बिफोर आई गो इन द डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक बातें कर लेते हैं। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। जो पर्सन पैसा कमाएगा वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी उसी पे आएगा। कभी भी आपने 11th-12th में या फाउंडेशन के अंदर कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई हो तो वहां पे आप कहते हो कि एक हमारा निकलता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या? टैक्स। तो मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये टैक्स एक कंपनी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? कमाई पे, प्रॉफिट पे ही क्या है? टैक्स है। ये टैक्स अल्टीमेटली क्या होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हर किसी पे लगता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप एचयूएफ हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे एनजीओ हो, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स है। अलग अलग तरह के ट्रस्ट आपने सुने होंगे, उन ट्रस्ट के ऊपर भी क्या है? इनकम टैक्स है। हाँ, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या? इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाती है।
लेकिन टैक्स लगता सबके ऊपर है। अब इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स आपके पास, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स किस नेचर में होता है, तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर में होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ेगा। या एक सिंपल सा फंडा बोले तो जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और जो कम पैसे कमाते हैं उनसे टैक्स कम लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इनकम को टैक्स करने के लिए हमें स्लैब रेट्स बताए हुए हैं। ये स्लैब रेट्स क्या होते हैं? स्लैब रेट्स का एक सिंपल सा फंडा है। यहां पे हम एक सिंपल सी बात ये कहते हैं कि जो पर्सन कम पैसा कमाएगा, जो पर्सन कम पैसा कमाएगा उसके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, जो पर्सन ज्यादा पैसा कमाएगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्लैब रेट्स बताए हुए हैं वो स्लैब रेट्स एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा, जब भी एक पर्सन कोई कमाई करता है उसकी इनिशियल इनकम जो होती है, उसकी इनिशियल इनकम किस पे खर्च होती है, नेसेसिटीज पे या लग्जरीज पे? और सब्सिक्वेंट इनकम, आगे जब वो इनकम ज्यादा कमाने लग जाता है तो उसकी इनकम किस पे ज्यादा खर्च होती है, नेसेसिटीज पे या लग्जरीज पे? तो इनिशियल इनकम जब एक पर्सन कमाना स्टार्ट करता है तो उसका मेजर पैसा किस पे खर्च होता है, नेसेसिटीज पे, लग्जरीज पे नहीं। और जब वो एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के बियॉन्ड चला जाता है और उसकी सारी नेसेसिटीज कवर हो जाती हैं तो धीरे धीरे वो पैसा खर्च करना चालू करता है किस पे, लग्जरीज पे। इसी प्रिंसिपल के साथ गवर्नमेंट कहती है कि शुरुआती इनकम पे टैक्स कम लगाया जाएगा और सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ इनकम पे टैक्स क्या लगाया जाएगा, ज्यादा लगाया जाएगा। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने स्लैब फिक्स किया हुआ है वो स्लैब फिक्स किया हुआ था कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे, ये चार्जर ऑन नहीं, एक बार देखना, स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद अगले 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, इससे गवर्नमेंट रखती थी 10%। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे, मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख पे गवर्नमेंट टैक्स रेट रखा करती थी 20%। ये आज के स्लैब्स नहीं है, थोड़े पहले के स्लैब्स हैं। इसके बाद जो भी आपने बैलेंस पैसा कमाया, बैलेंस पैसा मतलब जो भी आपने 10 लाख से ज्यादा का पैसा कमाया, इस पे गवर्नमेंट टैक्स रेट रखा करती थी 30%। और इसके पीछे गवर्नमेंट का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप इनकेस अगर आप कम पैसा कमाएंगे तो आपका मेजर जो पैसा है वो लगेगा नेसेसिटीज की तरफ, तो यू शुड बी सब्जेक्टेड टू टैक्स एट अ लोअर रेट। और जब आप ज्यादा पैसा कमाएंगे यू शैल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स एट अ हायर रेट। लेकिन बजट 2017 में इसके बारे में कुछ बदलाव किया गया, जिसके बारे में मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया भी था। बजट 2017 जो है वो बजट 2017 प्रोनाउंस किया गया था 1 फरवरी 2017 को। और 1 फरवरी 2017 के टाइम पे, 1 फेब 2017, उस टाइम पे हमारे पास लेटेस्ट इकोनॉमी में क्या इवेंट हुआ था? तो लेटेस्ट इकोनॉमी में हमारे पास हुआ था डिमोनेटाइजेशन। आपको ही पता है 8 नवंबर 2016 को ऑल ऑफ अ सडन एक अनाउंसमेंट की जाती है नेशनल टीवी पे आके कि आज मध्य रात्रि 12 बजे से हमारे 500 और 1000 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, दे विल नॉट रिमेन लीगल टेंडर। अब बात क्या हुई यार, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ना सबको इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि उस वाले पॉइंट को या उनके उस वाले मेजर को हर किसी ने एक अच्छा मेजर बोला, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया डिमोनेटाइजेशन को। अब मानो आपसे कोई भी गलती हो जाती है या आपका कोई भी ऐसा स्टेप है जो लोग बहुत पॉजिटिवली परसीव नहीं करते, तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको वापस उन्हें अश्योरेंसेस देने पड़ते हैं और उनको दिखाना पड़ेगा हम आपके लिए केयर करते हैं। तो जब बजट 2017 पर अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2017 को, तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम पे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक पॉइंट बोला। ये मैंने बजट 2017 की बजट स्पीच एक्सट्रैक्ट की हुई है, एक बार दोबारा यहां पे देखते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स पैरा 173, while the government is trying to bring within tax net more people who are evading taxes, the present burden of taxation is mainly on honest taxpayers and salaried employees who are showing their income correctly. Therefore, post demonetization, there is a legitimate expectation of this class of people to reduce their burden of taxation. Also, an argument is made that if a nominally a lower rate of taxation is kept for lower slab, many more people will prefer to come within the tax net. ये कहना चाह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हुई और इसीलिए उनकी एक एक्सपेक्टेशन है
कि टैक्स कम होना चाहिए। देयर इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एक जेन्युइन इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनका टैक्स का बर्डन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अगर टैक्स के रेट को कम रखा जाएगा ना तो टैक्स की चोरी भी कम होगी। कल मैंने आपके साथ एक एग्जांपल लिया था, लेट अस सपोज हम रेड लाइट जंप करते हैं, रेड लाइट जंप करने के बाद सामने पुलिस वाला है, वो कहता है 100 रुपए का चालान कटेगा। हम कहेंगे भाई काट दे ले 100 रुपए। वो कहेगा 2000 रुपए का चालान कटेगा। तो फिर हम एक बार सोचेंगे कि चालान कटवाएं या इसको ऑल्टरनेटिवली किसी तरह से सेटल कराएं। आप यही चीज सोचेगा, अगर टैक्स रेट बहुत कम होगी तो आप कहेंगे यार छोटा सा टैक्स तो, फ्री हो जाओ सारी सरदर्दी से। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि टैक्स रेट आपकी बहुत हाई है, फिर आप कहोगे यार ऑल्टरनेटिव तरीके निकालो जिससे मेरा टैक्स क्या हो सके, कम हो सके। इन्होंने क्या बोला, I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between income of rupees 2.5 lakh to rupees 5 lakh to 5% from the present rate of 10%. अभी जो मैंने आपको स्लैब लिख के बताया वहां पे मैंने बोला 2.5 लाख से लेके 5 लाख में मेरे पास रेट क्या होता था, 10%। लेकिन 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो मेरे पास रेट होता था वो रेट कितना होता था, 10%। तो गवर्नमेंट ने बजट 2017 के बाद जो ये मेजर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस 10% को कितने पे ड्रॉप डाउन कर दिया, 5%। तब से मेरे पास ये स्लैब चलते हुए आ रहे हैं कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% है, अगले 5 लाख पे 20% है, और 10 लाख से ज्यादा पे कितना है, 30%। चलिए एक बात आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी पर्सन ने एग्जैक्ट 8 लाख रुपीस कमाए हैं तो इस पे आप टैक्स कैसे निकालेंगे, बताइए मेरे को। किसी ने अगर 8 लाख रुपए कमाए हैं तो उस पे आप टैक्स कितना लगाएंगे? अब अगर आप में से कोई ये कहता है कि सर एक काम करो 8 लाख पे सीधा 20% लगा दो, क्योंकि देखो 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में टैक्स रेट 20% का है, और आप 8 लाख पे सीधा 20% लगा दो, तो ये चीज गलत है। दिस इज नॉट स्लैब टैक्सेशन, दिस इज फ्लैट टैक्सेशन। स्लैब का मतलब क्या होता है, अलग अलग खांचे बनेंगे, अलग अलग लेवल बनेंगे, और उन लेवल पे धीरे धीरे टैक्स रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप ये कहते हो कि सर 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में देखिए टैक्स रेट 20% है और पर्सन की इनकम 8 लाख है, 8 लाख पे सीधा 20% का टैक्स लगेगा, दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लैब सिस्टम। आपने तो इनकम को किस पे टैक्स कर दिया, फ्लैट रेट पे टैक्स कर दिया। ये स्लैब रेट नहीं हुआ, ये कैसा रेट हुआ, फ्लैट रेट। और इनकम टैक्स में आपकी इनकम किस पे टैक्स होती है, स्लैब रेट पे। तो यहां पे आप किस तरह से अपनी कहानी चलाओगे, आप कहोगे कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका टैक्स रेट कितना आएगा, 5% आएगा। और 5 लाख से ऊपर आपने कितना पैसा कमाया है, तो आपने 3 लाख रुपए कमाए हैं, इन 3 लाख पे टैक्स कितना आएगा, 20%। ये स्लैब्स हैं। ये शुरुआती इनकम गवर्नमेंट ने बिल्कुल छोड़ दी, अगली लेवल ऑफ इनकम पे गवर्नमेंट ने 5% का टैक्स लगाया, उसके बाद थोड़ी और लेवल इनकम पे गवर्नमेंट ने कितने का टैक्स लगाया, 20% का टैक्स लगाया। कल को मानो किसी पर्सन ने पैसा कमाया है 12 लाख, ही हैज अर्नड एन इनकम ऑफ रुपीज 12 लाख, तो 12 लाख में आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे, आप कहेंगे स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, इसके बाद अगले 2.5 लाख पे 5% का आप टैक्स लगाएंगे, फिर इसके बाद आप अगले 5 लाख पे कितना टैक्स लगाएंगे, 5 लाख से लेके 10 लाख पे 20% का टैक्स लगाएंगे, और बैलेंस 2 लाख। 2 लाख कैसे निकाला, मेरी इनकम कितनी है, 12 लाख, 10 लाख से ज्यादा कितना कमाया है, 2 लाख, इस 2 लाख पे टैक्स कितना आएगा, 30%। दिस इज कॉल्ड एज स्लैब सिस्टम। लेकिन गवर्नमेंट का पेट ना इससे नहीं भरता है। या चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज आप किसी शॉप पे गए और आपने एक प्लेट गोलगप्पे खरीदे, आप वहीं स्टॉल पे गोलगप्पे खा रहे हैं, और उनका जो अमाउंट है दैट इज 50 रुपीज, एंड इसके बदले दे आर गिविंग 6 पीसेस। आपने 50 रुपए दिए, 6 पीस आपने गोलगप्पे खा लिए। अब आपके पास जो कंटेनर आप उसे रख देंगे या कुछ और डिमांड करेंगे, ठीक है। आपने 50 रुपए दिए, 6 गोलगप्पे खा लिए, उसने कहा जी एक प्लेट हो गई। अब आप क्या सीधा रख देंगे जो आपके हाथ में कंटेनर है, या आप कुछ और एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे? क्या क्या डिमांड करेंगे, भैया थोड़ा सा पानी डाल दो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सूखी पापड़ी चटनी लगा के दे दो। या ये छोड़ो, अगर आप कभी भी मम्मी या पापा के साथ गए हैं और वो वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं,
उन्होंने जो भी घर के लिए वेजिटेबल खरीदनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, उसके बाद आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, एवरीथिंग इज डन। नाउ नाउ उनकी क्या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें क्या एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, धनिया और मिर्ची इनको क्या मिलना चाहिए? मुफ्त में मिलना चाहिए। एंड धनिया मिर्ची की क्वांटिटी विल डिपेंड अपॉन कि आपने कितने अमाउंट की वेजिटेबल खरीदी है। अगर आपने कम अमाउंट की वेजिटेबल खरीदी है तो आप थोड़े से चीज में मान जाओगे, लेकिन अगर आपने 500-600 रुपए की वेजिटेबल खरीदी है तो फिर भैया को क्या कहेंगे? भैया धनिया मिर्ची ढंग से डाल देना, बहुत सारी सब्जियां खरीदी है। भाई हर किसी की एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए, यही गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए। जो भी आप स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालोगे, जो भी अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को बाद में आपको 4% के अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा। मानो ये मेरा अमाउंट आता है, टैक्स का अमाउंट, लेट अस सपोज 1 लाख, तो इस 1 लाख के अमाउंट पे 4% का एक एडिशनल टैक्स जाता है, जिससे हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसे हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये एडिशनली ओवर एंड अबव पैसा दिया जाता है। क्या ये देना ऑप्शनल है? क्या लगता है आपको? ऑप्शनल होगा ये? कुछ ऑप्शनल नहीं होता। अगर ऑप्शनल होगा तो कोई ये पैसा अपनी जेब से देगा नहीं। ये वाला पैसा क्या है? मैंडेटरी है। सर इसको लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसको लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां पे पर्सन को 1 लाख देना है ना, उससे चाहते ना चाहते 1 लाख की जगह कितना पैसा ले लेंगे? 1,04,000 रुपए ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि टैक्स और सेस में फर्क क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी है वो भी बताएंगे अगर आपको पता हो। टैक्स और सेस में एक फर्क होता है। मैं अपना डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे नहीं रोक रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं टैक्स और सेस में एक छोटा सा टेक्निकल फर्क होता है। आपको बताओ क्या फर्क होता है, प्लीज बताइए मेरे को। हाँ जी, ये कह रहे हैं टैक्स अमाउंट पे लगता है, सेस जो है वो टैक्स पे लगता है। यहां पे इस एग्जांपल में सही है, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। जब आप जीएसटी में जाओगे और जीएसटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा जीएसटी में भी एक सेस होता है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, और वो सीधा वैल्यू पे लगता है। तो ये वाला यहां पे जो आपने रीजन मेरे को बोला कि टैक्स वैल्यू के ऊपर लगता है और सेस टैक्स के अमाउंट पे लगता है, यहां पे ठीक है, बट इसको मैं यूनिवर्सली ठीक नहीं बोल सकता। हाँ जी। हम्म, तो टैक्स किसके लिए काम में लिया जाएगा? बिल्कुल सही चीज है। देखो, चाहे पैसा टैक्स के नाम का है चाहे पैसा सेस के नाम का है, दोनों पैसे जाएंगे किसको? गवर्नमेंट को। चाहे टैक्स है चाहे सेस है, दोनों गवर्नमेंट को ही जाएंगे। बट इनमें टेक्निकल फर्क क्या है? जो टैक्स के नाम से पैसा आएगा उसे सरकार किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो उसे डिफेंस पे भी लगा सकती है, एजुकेशन पे भी लगा सकती है, हेल्थ केयर पे भी लगा सकती है, इंफ्रा पे भी लगा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगा सकती है, हेल्थ पे भी लगा सकती है, किसी पे भी लगा सकती है। अगर मानो 1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है टैक्स के नाम का, गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि इस 1 लाख को कैसे इस्तेमाल करना है, वो उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे एक बात देखिएगा, 2020 के टाइम अचानक से कोविड आ गया, तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो मेजर रिसोर्सेज किसकी तरफ डाइवर्ट किए गए? कोविड की वैक्सीनेशन की तरफ। हम सब लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन लगी हुई हैं और मैक्सिमम जगहों पे फ्री में लगी हैं या बहुत ही कंसेशनल रेट पे लगी है। बट ऐसा थोड़ी ना कि वो मेडिसिन मुफ्त में बन गई थी। उन कंपनीज को पैसा किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। तो उस टाइम पे वाला पैसा उधर एलोकेट हुआ होगा। अब लेट अस सपोज इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं और डिफेंस में बहुत मेजर पैसा लगाना पड़ता है, तो ये वाला पैसा कहाँ एलोकेट होगा? डिफेंस की तरफ एलोकेट होगा। तो ये जो पैसा है गवर्नमेंट कहाँ एलोकेट करेगी कहाँ एलोकेट नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट का खुद का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे 4,000 रुपए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से आए हैं तो गवर्नमेंट बाउंड है इन 4,000 को हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने के लिए। गवर्नमेंट इसे और किसी एक्टिविटी पे नहीं लगा सकती। इस 4,000 रुपए से गवर्नमेंट डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं खरीद सकती। जब इसके आगे हेल्थ एंड किसी कोई भी सेस आएगा ना, उसके आगे हमेशा एक नाम आएगा। यहाँ पे नाम क्या आया मेरे पास? हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये 4,000 रुपए जो है या 4% का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट या तो हेल्थ पे लगा सकती है या एजुकेशन पे लगा सकती है या दोनों के किसी भी कॉम्बिनेशन पे लगा सकती है। मानो 4,000 में से 2,000 हेल्थ पे, 2,000 एजुकेशन पे, पूरा 4,000 हेल्थ पे, पूरा 4,000 एजुकेशन पे। गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इन दो एक्टिविटीज के अलावा ये किसी और पे इस्तेमाल नहीं हो सकता।
ये जो सेसेस थे ना, ये शुरुआती दिन से इनकम टैक्स में लागू नहीं थे। अगली 2000s में गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 2% का एक एजुकेशन सेस निकाला था, जिसे बोला गया था पीईसी। पीईसी की फुल फॉर्म थी प्राइमरी एजुकेशन सेस, मतलब छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए ये वाला पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों ने इस 2% को ज्यादा अपोज नहीं किया, तो गवर्नमेंट को लगा यार हमें तो फ्रीडम मिल गई है, हम थोड़ा सा इसे बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। आपने कोई भी स्टेप लगाया और उस स्टेप को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको लगता है कि लोगों की तरफ से बैकलैश नहीं होगा, वो आपकी बात को अपोज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसका बर्डन क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है। थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने 2% के बाद एक और % का टैक्स लगा दिया, जिससे बोला गया SHE, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। और इन दोनों को मिला के हम कहते थे, पहले हमारे पास था 3% का एजुकेशन सेस। काफी टाइम तक ये कहानी इनकम टैक्स में चली, लेकिन 2018 के बजट में गवर्नमेंट ने एक और कहानी करी। उन्होंने कहा जी ये 2% और 1% हम हटा रहे हैं, और हम ये 3% को भी हटा रहे हैं, हम 4% करेंगे और इसे नाम देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और तब से यही कहानी चलती हुई आती। एक सेकंड देना। तो आप जितना भी टैक्स स्लैब के हिसाब से निकालोगे, वट एवर टैक्स यू विल कंप्यूट एज पर स्लैब्स, जो आपका फाइनल टैक्स का अमाउंट आएगा, उस टैक्स के अमाउंट में आपको 4% का अमाउंट और ऐड करना है, और अमाउंट ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मानो किसी ने सिर्फ 2 लाख की इनकम कमाई, 2 लाख की इनकम, 2 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा? 2 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा? निल। जब 2 लाख की इनकम पे टैक्स निल बनेगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पर्सन को कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा? 0। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% ऑफ टैक्स। इफ माई टैक्स इज निल, माई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑल्सो निल। आप कुछ पूछ रहे थे? अच्छा, आप लोगों के पास हैंड आउट है? आप लोग हैंड आउट के पेज नंबर 1.5 पे आएंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, फॉर स्टार्टिंग 4-5 क्लासेस, जितना मैं इस हैंडआउट से पढ़ाऊं खाली उतना पढ़ोगे, अपने आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। किसी भी पर्सन का टैक्सेशन सीखना है ना, तो वो टैक्सेशन एक दिन में नहीं सीखा जाएगा। एक इंडिविजुअल का कैसे टैक्स निकलता है, उसको सिखाने के लिए मुझे 4 या 5 क्लासेस लगेंगी। अब एक तरीका है कि मैं पहली क्लास में सब कुछ बता दूं, और मैं पहली क्लास में सब कुछ बताऊंगा ना, तो फिर चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। हमारी एजुकेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी। आपके यहाँ पे हैंडआउट में जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो कंटेंट सारा एक साथ लिखा हुआ है, ये मानते हुए कि जब आप 5 क्लासेस के बाद सारी चीज जान जाएंगे, तो आप इसे एक फ्लो में पढ़ सके तरीके से। अगर आप इसे अपनी मनमर्जी से अभी बीच में कहीं से भी पढ़ते रहेंगे ना, जो चीज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं उससे आपका फिर कनेक्ट नहीं बैठ पाएगा। जितना मैं कंटेंट बोलूं खाली उतना कंटेंट पढ़ना है, उसके बियॉन्ड एडिशनली एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप पेज नंबर 1.5 पे आएंगे, और पेज नंबर 1.5 पे यहां पे मेरे पास आ रहा है नॉर्मल इनकम, वर्ड लिखा हुआ है। नॉर्मल इनकम में यहां पे आपके पास राइट हैंड साइड एक स्लैब बना हुआ है, इसको देखते हैं। पहले 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन स्टार्टिंग 2.5 लाख इनकम। इसके बाद हम कह रहे हैं नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख इज 5% ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 2.5 लाख। दैट मींस 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में मेरे पास टैक्स रेट कितना चलेगा? 5%। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख, यहां पे मेरे पास टैक्स रेट कितना चलेगा? 20%। और लास्ट मेरे पास कहानी आती है कि 10 लाख से ज्यादा जो मैंने पैसा कमाया है, उस पे टैक्स रेट कितना चलेगा? तो उस पे टैक्स रेट चलेगा 30%। लेकिन वंस अगेन गवर्नमेंट का पेट इससे नहीं भरता। जो भी आपका टैक्स आएगा, उस टैक्स पे गवर्नमेंट को 4% का पैसा और एक्स्ट्रा चाहिए। वो एक्स्ट्रा पैसा किस नाम से लिया जाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स और सेस में फर्क क्या होता है? टैक्स का जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सेसेस के नाम का जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट हर किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिस पर्पस के लिए इसे लगाया गया है उसी के लिए इस्तेमाल करेगी। ये बात सिर्फ इनकम टैक्स में लागू नहीं है, ये बात हर जगह पे लागू है। जैसे आपको पता है जब हम गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदते टाइम पे लगा दिया जाता है ग्रीन सेस, ग्रीन एनर्जी सेस। व्हाट इज दैट? जो वहां से कलेक्शन आएगा उसको गवर्नमेंट अल्टीमेटली इस्तेमाल करती है किसके लिए? उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। कुछ चीजों पे लगा दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। उसका क्या मतलब है कि जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? इंफ्रा को सुधारेगी।
तो इसी पेज के साथ में लिखिएगा, आप देखिएगा डॉक्यूमेंट आपको वन सिंगल साइडेड प्रिंट करके दे रखा होगा। आपकी बुक भी इसी तरह से आएगी। आपकी बुक के बारे में मैं ज्यादा कल बता नहीं पाया था, आपको ये बताया था कि आपकी टोटल कुल मिला के 4 बुक होती है। एक आपकी इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक है, एक आपकी इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। आगे आने वाले वीक में ट्यूसडे तक आपको होपफुली दोनों बुक आपकी मिल जाएंगी। जीएसटी बुक, समरी बुक आपको बाद में मिलेगी, बिकॉज 31 अक्टूबर तक के चेंजेस आपके जीएसटी बुक में मेरे को कवर करने होंगे। आपकी जो प्रोविजंस की बुक होगी, चाहे वो इनकम टैक्स की बुक है चाहे वो जीएसटी की बुक है, वो आपकी सिंगल साइडेड में पर्पसफुली प्रिंट कराता हूं। बिकॉज जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए हमारे कई एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारा एनालिसिस होता है, उसकी कोई शॉर्ट में समरी हो सकती है, फ्लो चार्ट हो सकता है, इलस्ट्रेशन हो सकता है। जितनी भी हमारी एडिशनल नोटिंग है ना, वो सारी हम अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप एक चीज देखिएगा, अगर हर आपका कंटेंट 3-4 अलग अलग जगह लिखा हुआ हो ना, तो आपका कंटेंट एंटायरिटी में कवर नहीं हो पाता, या रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको 3-4 अलग अलग चीजें खोल के देखनी रहती है। अगर आपका सारा कंटेंट एक ही जगह पे रहेगा तो आपके लिए उसे रिवाइज करना क्या होगा, आसान होगा। एंड आप मैक्सिमम लोग जो आते हैं मेरे हिसाब से मेट्रो से आते हैं, एंड मेट्रो में ट्रैवलिंग टाइम इज द बेस्ट रीडिंग टाइम। सुबह सुबह आप एक बार बुक के पेजेस भी फ्लिप कर लोगे और वहां पे सारा कंटेंट लिखा होगा, क्लास से पहले पिछली क्लास का सारा कंटेंट आपका इजीली रिवाइज हो जाएगा। या घर पे भी आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपके पास सारा कंटेंट एक जगह पे लिखा रहेगा। कभी भी मेरे को कोई भी एडिशनल चीज लिखवानी हुई प्रोविजन से जुड़ी हुई, वो मैं आपको आपकी बुक में पैरेलली लिखवाता रहूंगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको अलग से रजिस्टर लगाना रहेगा जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जहां पे ये पेज नंबर 1.5 है, इसी के साथ वाले पेज पे लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन, फुल कर देना स्क्रीन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस, difference between tax and cess. Collection from levy of tax, collection from levy of tax can be used by the government, can be used by the government for any purpose, such as defense, healthcare, education, atomic energy, infrastructure, etc. However, collection from levy of cess, collection from levy of cess can be used by the government, can be used by the government only for the purpose, can be used by the government only for the purpose for which, only for the purpose for which it has been levied. Example, collection from levy of, collection from levy of 4% health and education cess can be used only for the purposes, can be used only for the purposes of health and education, and not for
एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, और किसी पर्पस के लिए इसे नहीं लगाया जाएगा। टैक्स के नाम से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट उसे किसी भी काम के लिए लगा सकती है, लेकिन सेसेस के नाम से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो फ्रीली यूज नहीं हो सकता, कि वो सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए यूज होगा जिसके लिए उसे लगाया जाएगा। हाँ जी, 4% इन ऑल केसेस अक्रॉस ऑल द इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात कही है, जिस भी पर्सन को, जब मैं पर्सन वर्ड इस्तेमाल करता हूं ना, तो पर्सन में आपके हिसाब से क्या सिर्फ इंडिविजुअल आएगा? आप लोगों ने तो कंपनी लॉ के बारे में थोड़ी सी बातें तो पढ़ी हुई है, कंपनी क्या होती है उसकी डेफिनेशन या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े हुए हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आपको क्या लगता है, जब भी मैं वर्ड पर्सन इस्तेमाल करूंगा, क्या उसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल होगा? नहीं, पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं और पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं। कंपनी के बारे में जब आपने पहली बार बातें पढ़ी होंगी 11th-12th के अंदर, और फाउंडेशन में भी जब थोड़ा सा कंपनी लॉ पढ़ा होगा, तो आप क्या बोला जाता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो वो भी क्या है, पर्सन है। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, उसने जो भी इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स के लॉ में लिखा हुआ है, इन ऑल केसेस जो भी आपका इनकम टैक्स का अमाउंट है उसे 4% बढ़ा दिया जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, इसके अमाउंट से। ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। अब आप कहोगे सर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? यार आप छोटे से लेवल पे देखोगे ना, तो आपको लगेगा 1 लाख पे 4,000 रुपए तो मिला है, लेकिन गवर्नमेंट का कलेक्शन कोई लाखों में नहीं होता है, गवर्नमेंट का कलेक्शन किस में होता है, करोड़ों में, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस। इस तरह से गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से कलेक्शन होता है। अब गवर्नमेंट ने लेट अस सपोज 100 लाख का इनकम टैक्स कलेक्ट किया, 100 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट को 4 लाख करोड़ तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। किसके लिए? हेल्थ और एजुकेशन के लिए। उनके लिए क्या क्रिएट हो जाता है, बफर क्रिएट हो जाता है। और पर्सन बोलता नहीं है, कहता कोई दिक्कत नहीं, 100 की जगह 104 का छोटा सा अमाउंट है। तो गवर्नमेंट इस चीज का धीरे धीरे फायदा उठाती है और अपने कलेक्शन को बढ़ाती रहती है। तो आप पहले स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, और स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालने के बाद आप उसमें 4% का अमाउंट जोड़ेंगे। अमाउंट जोड़ने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज टैक्स लाइबिलिटी। उसे क्या बोला जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी, की इतना पैसा आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के नाम पे देना रहेगा। और जो मैंने आपको टैक्स और सेस के बीच में फर्क बताया, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स में, ये ऑल टैक्सेस में आप लगा सकते हो। जैसे पास्ट में इंडिया में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत कैंपेन, की इंडिया में क्लीनलीनेस को प्रमोट किया जाएगा। और पहले हमारे पास एक सर्विस टैक्स का लॉ हुआ करता था, आज के डेट में तो नहीं है, अब जीएसटी आ चुका है। 2017 से पहले मेरे पास सर्विस टैक्स का लॉ था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने लगाया था स्वच्छ भारत सेस। तो अल्टीमेटली उस पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग जगह पे क्लीनलीनेस के कैंपेन्स लेके आएगी, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सैनिटेशन जो है वो बेटर हो सके। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, ये यूनिवर्सली हर चीज के ऊपर आप लागू कर सकते हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आपके पास जो हैंड आउट है, इस हैंड आउट के अंदर आप देखिएगा 10-11 पेजेस के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। आपको जो हैंड आउट अवेलेबल करवाया है, इसमें चैप्टर नंबर 1 के प्रोविजंस भी हैं और उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हैंड आउट में कल टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं। पेज नंबर 1.11 के बाद देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स आपके आ रहे होंगे। आफ्टर पेज नंबर 1.11 आपके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिंटेड है। इस हैंडआउट में मैंने इनकम टैक्स के प्रोविजंस और क्वेश्चन बैंक दोनों का चैप्टर 1 आपको अवेलेबल करवाया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसका जी? लेवी। लेवी मतलब टैक्स का लगना, टैक्स का चार्ज। टैक्स इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब टैक्स का लेवी है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। इसके आगे ये कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको ना फिलहाल इन वर्ड्स पे फोकस नहीं करना। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे एक बार थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। इसको छोड़ दीजिए, आप बस लगाइए कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी इन दी फॉलोइंग केसेस। और ये चीज समझिएगा, जो भी मैं आपको टैक्स क्लास में सिखा रहा हूं वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का सिखा रहा हूं, 24, 25। आगे जो लिखा हुआ है फिलहाल इसको लेके एक बार आग बंद कर लीजिए, काटना नहीं है कुछ भी। अभी आपको आज की क्लास के एंड तक ये समझ आ जाएगा एग्जैक्टली ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है, बट फिलहाल अभी एक बार छोड़ना है।
पहला पॉइंट है, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 7 लाख। मिस्टर एक्स की 7 लाख की इनकम है। एक बार रफ में, एकदम रफ में कैलकुलेट करके बताओगे कितना टैक्स आ रहा है? लेट मी सी आप स्लैब को तरीके से लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 7 लाख रुपए है। फाइनल आंसर चाहिए। मैंने तो टैक्स लाइबिलिटी बोला है, टैक्स लाइबिलिटी तो फाइनल आंसर होता है, फाइनल आंसर आने तक बहुत चीजें हो जाती है। एकदम रफ में लिखना कैसे वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। एकदम रफ में आप कैलकुलेट करना क्या आंसर आता है आपका। स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा होगा 52,500, लेकिन वो मेरा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आने तक मेरे को 4% का और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा पैसा मिला के कहानी कितनी आएगी? 54,600। कैसे निकालते हैं? एक आंसर मैं लिख के आपको बताता हूं, उसके बाद आप बाकी आंसर ओरल में नहीं करेंगे, रिटर्न में करेंगे। शुरुआती चीजें हैं, प्रॉपरली लिख के करेंगे। पहली बार में आपके आंसर्स निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और पहली बार में आंसर्स निकलने में कोई गड़बड़ होगी फिर आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो शॉर्टकट्स नहीं लेने, तरीके से चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर आई होप आप लोग कैरी करें अपने साथ, वहां पे आंसर लिखिएगा। आंसर नंबर 1 पार्ट 1। मयंक बिल्कुल सही है आपका आंसर। पार्ट नंबर 1, टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ ₹7 लाख, इस पे आपको टैक्स निकालना है। वंशिका बेटा, आपने जो आंसर मेरे को बताया उसमें आपने सेसेस को ऐड नहीं किया। टैक्स ऑन ₹7 lakhs as per slab of ₹2,50,000। यहां पे आप क्या कहेंगे? यहां पे आप कहेंगे जी सबसे पहले आपका 2.5 लाख का जो अमाउंट है, फर्स्ट 2,50,000, इस पे टैक्स आपका निल है। नेक्स्ट 2.5 लाख, क्या रेट लगवाओगे? 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे क्या रेट लगवाओगे? 5%, 12,500, 5%। इसके बाद 5 लाख से ऊपर आपके पास कितना पैसा है? 2 लाख। 2 लाख पे 20% के हिसाब से आप कितना अमाउंट करवाओगे? 40,000। इससे आपका टोटल आ जाएगा, और आपका टोटल स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख का जो स्लैब है उसके हिसाब से आपने 7 लाख की इनकम पे कितना टैक्स निकाला? 52,500। 52,500 कैसे निकाला? आपने कहा जी पहले 2.5 लाख जो है वो साइड कर दो, उस पर कोई टैक्स है ही नहीं। अगले 2.5 लाख पे कितना परसेंट? 5%। इसके बाद अगले 2 लाख पे कितना परसेंट? 20%। अब कोई ये मत बोलना कि सर 5 लाख से लेके 10 लाख के जोन में रेट 20% होती है। आपने बताई कमाई 7 लाख है, तो 7 लाख का 20%, 7 लाख का 20% करते हो, इट इज नॉट स्लैब टैक्सेशन, इट इज फ्लैट टैक्सेशन। एंड इनकम टैक्स में भी फॉलो स्लैब टैक्सेशन। स्लैब टैक्सेशन का मीनिंग क्या? स्टार्टिंग की कमाई पे टैक्स कम लगेगा और आगे वाली कमाई पे टैक्स ज्यादा लगेगा। बट मेरा आंसर 52,500 पे कंप्लीट नहीं हो सकता, कुछ गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा मांगती है। क्या मांगती है? एड। आप बहुत इजीली ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हो। कई बार ये कंसर्न आता है कि सर कैन वी यूज दिस एब्रीविएशन? यस, यू कैन इजीली यूज दिस। आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन से HNDC से काम आपका हो जाएगा। तो आप यहां पे 4% के अमाउंट को ऐड करेंगे, 52,500, तो यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2,100 रुपए। तो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहां पे आ जाएगी 54,600। ये इस तरह से इंडिया में एक पर्सन का बेसिक टैक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन बहुत सारी और चीजें होती हैं जो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। हैंडआउट आपके पास अवेलेबल है। सेकंड फिगर कितनी लिखी है? क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 में आपके पास कितना अमाउंट लिखा हुआ है वहां पे कि टोटल इनकम कितनी है? 10 लाख। रिटर्न में करोगे, ओरली कुछ नहीं होना चाहिए, रफ में कुछ नहीं होना चाहिए। डे 1 पे आपका हाथ कैलकुलेशंस में बैठ गया, आप आगे की और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत इजीली करते जाओगे। रिटर्न में होना चाहिए। 10 लाख की टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए प्रॉपर रिटर्न में। बिल्कुल ओके। थर्ड पार्ट करो इसके बाद जो दे रखा है। लिखो लिखो लिखो, इतना जल्दी लिख भी लिया।
फिर चुप बैठो थोड़ी देर के लिए। किसी को फर्स्ट पार्ट में ऑनलाइन कोई डाउट है मेरे को बता दीजिएगा, यहाँ पे भी फेस टू फेस में किसी को कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो। जनक बेटा सरचार्ज अलग कहानी होती है, उसके ऊपर भी अभी आएंगे हम। पहले एक बार बेसिक टैक्स निकालना सीखते हैं। पार्ट नंबर 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख की टोटल इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। तो यहां पे आपने कहानी चलाई होगी कुछ इस तरह से, आपने कहा होगा जी टैक्स ऑन टोटल इनकम, हाँ जी, ऑफ ₹10 लाख एज पर स्लैब ऑफ रुपीज 2.5 लाख। इसमें आपने कहा होगा स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स मेरे पास नहीं है, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की कमाई पे टैक्स आपने 5% के हिसाब से निकाला होगा 12,500। फिर आपने कहा होगा जी हमारे पास बैलेंस पैसा कितना है, तो बैलेंस पैसा 5 लाख है, 5 लाख पे 20% के हिसाब से आपका टैक्स आया होगा 1 लाख। तो आपकी ओवरऑल फिगर कितनी आई है, तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल फिगर आई है 1,12,500। लेकिन काम इससे नहीं बनेगा, हमें गवर्नमेंट को कुछ और एक्स्ट्रा देना होता है। कितना एक्स्ट्रा देना होता है? 4% का पैसा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देना होता है। तो 4% का पैसा जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेती है उसे हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसे जोड़ेंगे तो 1,12,500 का 4% इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4,500 आएगा। और आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी वो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी 1,17,000 रुपए। 1,17,000। थर्ड पार्ट में कितनी इनकम है आपके पास? बेटा 2.5 लाख का स्लैब मतलब ये कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख की इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है, उस तरह से बात लिखी होती है। वरुण उसका मतलब अभी आपको समझ आएगा, जो मैं ये बात लिख रहा हूं यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूं। गिव मी 10-15 मिनट्स, आपको इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जब मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे आऊंगा। तीसरा पार्ट किया आप लोगों ने? तीसरे पार्ट में फ्रेम में रखना है। तीसरे पार्ट में आपको जो टोटल इनकम क्वेश्चन में अवेलेबल कराई हुई है, क्वेश्चन में टोटल इनकम आपको अवेलेबल कराई है थर्ड पार्ट में 12 लाख रुपीस। ये 12 लाख की आपकी टोटल इनकम है। 12 लाख की टोटल इनकम पे आपने कैलकुलेशन जो करी होंगी, उस कैलकुलेशन में आपने ये कहा होगा कि स्टार्टिंग के हमारी 2.5 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन स्टार्टिंग 2.5 लाख इनकम। फिर आपने 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो पैसा कमाया है, तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका टैक्स आएगा 12,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे जो आपने 5 लाख से लेके 10 लाख तक पैसा कमाया है उस पे 20% के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 1 लाख। और फिर आपने 10 लाख से ऊपर कितना पैसा कमाया है? 2 लाख। यहां तक 2.5 लाख आ गया, यहां तक 5 लाख आ गया, यहां टोटलिटी में आपका 10 लाख हो गया, यहां तक 10 लाख कुल मिला के हो गया। 10 लाख से ऊपर हमने कितना पैसा कमाया है? तो 10 लाख से ऊपर हमने पैसा कमाया है 2 लाख। 2 लाख पे 30% के हिसाब से आपका टैक्स कितना आएगा? तो 2 लाख से आपका आएगा ये 60,000 रुपीज। इसको आपने ऐड किया होगा,
इसको आपने ऐड करके किया होगा जी, आपका टैक्स बिफोर सेसेस है 1,72,500 और 1,72,500 जो है उसमें आपने बाद में ऐड करना है क्या, आपने बाद में ऐड करना है 4% का सेस। तो 4% के फिगर ऐड करेंगे तो 1,72,500 का 4% विल बी 6,900। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका फाइनल आंसर आया होगा 1,79,400। हो जाएगा, आसान है। दोबारा एक बार स्लैब रिकॉल करवाना, स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, 10 लाख से ज्यादा पे 30%। जो भी टैक्स निकाला है उसको बाद में कितने अमाउंट से इंक्रीज करना है, 4%। 4% से इंक्रीज करने के बाद मेरे पास जो फिगर आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज टैक्स लाइबिलिटी। क्या कहलाएगी वो, टैक्स लाइबिलिटी। इतना टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस, टैक्स और सेस में क्या फर्क होता है। टैक्स के नाम से जो कलेक्शन आता है गवर्नमेंट उसे कहीं भी यूज कर सकती है, लेकिन सेसेस के नाम से जो कलेक्शन आता है गवर्नमेंट सिर्फ उसे इस्तेमाल करेगी उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए इसे लगाया गया है। बेटा अपूर्व, आपने थोड़ी सी गलती कर दी थी, जो आपने मेरे को आंसर लिख के भेजा था, आई होप आपने उसे रेक्टिफाई कर लिया हो। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लिखिएगा रजिस्टर में, एडिशनल एग्जाम्पल। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 in the following cases. Compute tax liability of Mr. A for financial year 24-25 in the following cases. सबसे पहले केस 1, टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम है हमारे पास 7.5 लाख। केस 2, है हमारे पास टोटल इनकम 15 लाख, एंड केस 3, हमारे पास टोटल इनकम है 25 लाख। आंसर्स रिटर्न में होंगे, ओरली कोई आंसर नहीं होगा, एकदम स्टार्टिंग फेज में है। अगर आप धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और लिखते हैं, आंसर चाहे बेशक एक लेट आ जाए 1 मिनट, लेकिन सही आंसर आता है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। टोटल इनकम 7.5 लाख, टोटल इनकम 15 लाख, टोटल इनकम 25 लाख, 3 लेवल्स पे आपको इनकम दे रखी है। टोटल इनकम 7.5 लाख, टोटल इनकम 15 लाख, टोटल इनकम 25 लाख। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके आंसर निकलेंगे, प्लीज शेयर दोज आंसर्स विथ मी, अपने आंसर्स को भेजेंगे।
फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आना चाहिए कितना? बहुत बढ़िया, 65,000। पैरेलली फ्रेम में रखना है मेरे को भी। तो 7.5 लाख की आपकी जो केस नंबर 1 है, उसमें आप कहेंगे 7.5 लाख में स्टार्टिंग का आपका जो 2.5 लाख का अमाउंट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट 2.5 लाख का जो अमाउंट है, इस पे आपका 5% के हिसाब से टैक्स आएगा, और वो टैक्स कितना आएगा? 12,500। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख, या नेक्स्ट 5 लाख नहीं आएगा, बैलेंस 2.5 लाख आएगा। तो बैलेंस 2.5 लाख पे 20% के हिसाब से आपका जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास आएगा 50,000। इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास अमाउंट कितना आएगा? 62,500। और सेकेंडली इसमें क्या करेंगे फिर? इसके बाद आप इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 62,500 का 4% विल बी ₹2500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 62,500 इंटू 4% प्लस इक्वल टू, तो ये आपके पास फिर आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी की 65,000। दिस विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी। आई होप इजीली आ गई होगी आपकी। स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स ऑफ ₹12,500। इसके बाद बैलेंस आपका पैसा आया 2.5 लाख, 2.5 लाख पे आपका 20% आया, 20% पे आपका टैक्स आया 50,000, एंड 50,000 12,500 इन दोनों को जोड़ के मेरे पास फिगर आ गई 62,500, और इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा 2,500। 62,500 प्लस 2,500 आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई कितने की? 65,000। किसी को केस नंबर 1 में कोई दिक्कत? केस 2, केस 2 में क्या आंसर लाए हो? 2 लाख। चेक कर लेते हैं एक बार केस नंबर 2 को भी। केस नंबर 2 में आपको इनकम बता रखी है 15 लाख की। 15 लाख की इनकम में स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स हमारे पास नहीं है, नो टैक्स व्हाटसोएवर। इसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से मेरे पास जो टैक्स आएगा वो आएगा 12,500। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे 20% के हिसाब से मेरे पास जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा? 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर मैंने कितना पैसा कमाया है? 5 लाख। तो बैलेंस मेरे पास कितना आया? तो बैलेंस मेरे पास आया 5 लाख। उस 5 लाख पे 30% के हिसाब से मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,50,000। इन सबको जोड़ देंगे तो मेरे पास फिगर आ जाएगी 2,62,500। और इसमें मेरे को क्या करना है? इसमें मेरे को ऐड करना है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 262,500 इंटू 4%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,73,000। आई होप इजीली आंसर आ गया। केस 2 में 2,73,000। आई होप सबका आंसर आ गया हो। ऑनलाइन मनशिका आपने जो आंसर भेजा है, बाकी छवि, हर्षिता आपने भी जो आंसर भेजा है, बिल्कुल ओके। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में इनकम आपको कितनी दी थी? 25 लाख। क्या आंसर निकाले हो? 5,85,000। चेक कर लेते हैं। पहले 2.5 लाख पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स कितना आएगा? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख, इस पे 20% के हिसाब से आपका टैक्स कितना आएगा? 1 लाख। और बचता है बैलेंस मेरे पास कितना? तो मेरे पास बैलेंस अमाउंट जो बचता है वो बचता है 15 लाख। 15 लाख पे 30% के हिसाब से मेरे पास अमाउंट आएगा 4,50,000। इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारी ये जो फिगर आएगी वो फिगर आएगी 5,62,500। इसमें मेरे को ऐड क्या करना है लास्ट में? इसमें लास्ट में मेरे को ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 562,500 का 4%, 562,500 का 4% कम्स आउट टू 22,500। इसको ऐड कर देते हैं।
तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मेरे पास आ जाएगी कितनी, 5,85,000। आ गया था ये आंसर आपका अपने आप। तो आपको जो मैंने ये बताया, जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, उस एग्जाम्पल में 7.5 लाख की टोटल इनकम पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई थी? तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ गई थी 65,000। इसके बाद सेकंड केस में जब आपकी टोटल इनकम 15 लाख थी तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2,73,000। और तीसरा, आपकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम 25 लाख थी, तो उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास आ गई थी 5,85,000। वो यहां तक दिक्कत? बढ़ाएं डिस्कशन को आगे? ये बेसिक चीज है, अब इसमें और अलग अलग चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है।